हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हॅलो, गुड मॉर्निंग. आज नवीन कोण आलेलं आहे? गोरे. हॅलो, गुड मॉर्निंग सर. हा, गोरे बोलताय का? गोरे, हो सर. माईक ऑन करा तुम्ही. हो, तुमचं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन करून द्या. अच्छा, अक्षय पण आहे का? अच्छा, रणवीर सरांचा अक्षय. बर बर, ठीक आहे. दोघांनी आपापलं इंट्रोडक्शन करा. पहिल्यांदा गोरे तुम्ही करा. सर स्वामीराज गोरे नाव. लास्ट इयर डिप्लोमाला आहे. कोणत्या कॉलेजला? सिंहगड. सिंहगड कॉलेज. ओके. अक्षय? सर मी मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. 2011चा पास आउट आहे आणि तेव्हापासून HVAC आणि एडलोड मध्येच काम करतो. चला, व्हेरी गुड. तर तुम्ही दोघे आज आले. त्याच्यापूर्वी Yes. आपण काय काय केलेलं आहे त्याची तुम्हाला हो. लिंक मिळून जाईल. हो, दिली सरांनी. दिली. हा, तर ती थोडी स्टडी करा. हो. त्यावर काय प्रश्न असतील तर आपण ग्रुपमध्ये, माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे, माझा आहे, रणवीर सरांचा आहे. ज्या ज्या सरांचं जे असेल डाऊट्स तर ते तुम्ही व्हॉट्सअपवर कम्युनिकेट करू शकता. ठीक आहे? Yes, किंवा sir. तसंच काय एखादा मेजर प्रॉब्लेम असेल तर वी कॅन डिस्कस इन क्लासरूम ऑल्सो. दिस क्लासरूम. ओके सर. हा, हिंदी आणि इंग्लिश कम्फर्टेबल आहात ना दोघी? Yes, sir. हो हो. कारण मराठी घेता येत नाही, कारण आपल्या जे बाकीचे सहकारी तुमचे आहेत त्यांना मराठी समजायला थोडा प्रॉब्लेम आहे. ते हिंदी आणि इंग्लिश थोडस आपण कम्फर्ट लेवलला बघू. त्यातून नाही काही समजलं तर यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क द रेज द क्वेश्चन. ओके. ओके. न समजता पुढे जायचं नाही. समजलं नाही तर तिथे समजून घ्यायचं. आणि आपलं जेव्हा माझं लेक्चर संपतं त्यावेळेला पण पुन्हा मी 5 ते 6 मिनिटं देतो. त्यावेळेला सुद्धा तुम्हाला काय क्वेश्चन्स असतील तर ते तुम्ही विचारू शकता. तुम्ही Okay. नोटबुक मेंटेन करणं अपेक्षित आहे. जे काय आपण नोट्स देतो, नोट्स देत नाही आपण, रादर मी शिकवतो, पण त्या नोट्सच्या स्वरूपात जर तुम्ही लिहाल तर ते तुमच्यासाठी चांगलं आहे. नॉर्मली कसं होतं, इतर वेळेला आपण नुसत्या स्लाइड्स देतो किंवा पीपीटी देतो, तर आपण पीपीटी काही देत नाही. मुद्दाम देत नाही का, तर आपण जेव्हा शिकवतो त्या 2-4 ओळी, मी जे जे शिकवलं त्यापैकी 4 ओळी जरी तुम्ही लिहिल्या तरी त्या तुमच्या दीर्घकाळ स्मरणात राहतील. तर त्यामुळे आपण अशी काही पीपीटी एज सच काही देत नाही. ठीक आहे? तर लेट अस स्टार्ट टुडे. लास्ट टाइम वी वर नॉट एबल टू कंडक्ट द क्लास बिकॉज देर वॉज सो मेनी ऍबसेंट स्टुडंट. पुन्हा अशी वेळ येऊ देऊ नका कृपया, कारण मग काय होईल, तेवढं सिलेबस आपलं राहून जाईल. तर त्यामुळे नुकसान तुमचं होईल, हे लक्षात घ्या. सो लेट अस स्टार्ट टुडे विथ द टॉपिक इव्हॉपरेटर्स. लास्ट टाइम अपन काय शिकलेलो आहोत? हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम? हेलो, जो भी स्टूडेंट है लास्ट टाइम, कोई बता सकता है हमने लास्ट टाइम क्या सीखे थे? व्हाट वाज द टॉपिक एंड वाटर कूल कंडेंसर. कंडेंसर के बारे में सीखे थे, बराबर है? तो ठीक है, सो विल गो टू इवापोरेटर. इवापोरेटर का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेटर? एकदम सिंपल सिंपल वर्ड्स में. हेलो, what is the meaning of evaporator or a evaporation process? सिंगल लाइन में. हाँ, बोलिए, कौन बोलिए? हीट एक्सचेंज सर. Yes, which will convert liquid into vapor. Simple. यस सर. इवापोरेशन मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना. ओके, सो you people remember whatever the system we had discussed. Okay, this is compressor, condenser, expansion device, and this is the evaporator. तो हमने ये स्टडी किया था कि एक्सपेंशन वाल से इवापोरेटर में जो भी गैस आता है, तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दैट रेफ्रिजरेंट?
क्या कंडीशन था रेफ्रिजरेंट का? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट and 68.5 psi. And what was the nature? Whether it was liquid, whether it was vapor? Sir, mixture. It is about 80% liquid, 80% liquid and 20% vapor. Yes, sir. ये मिक्सचर था. Okay. So ये evaporator जो है, we have two types of evaporator. एक जो है we call it as a dry expansion evaporator. ड्राई एक्सपेंशन बोलेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग टीवी यूज करते हैं, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल यूज करते हैं. थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल में से जो फीड करते हैं, तो क्या होता है, जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल में से जो गैस पास होगा उतना ही वो इवापोरेटर काम करेगा. अगर एक्सपेंशन वॉल से गैस पास नहीं हुआ तो दैट इवापोरेटर विल बी ऑलवेज अ ड्राई. So this evaporator is called as a dry expansion evaporator. This is one of the type. अभी इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल एसी की बात करते हैं हम लोग. ये आपकी कॉपर ट्यूब है, इसमें से गैस फ्लो हो रहा है. यहाँ पे आपकी फिन्स है, एल्यूमिनियम फिन्स. ओके. जो ये ठंडा गैस है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ये क्या करेगा, आपकी कॉपर ट्यूब को ठंडा करेगा प्लस आपके फिन्स को ठंडा करेगा, और इसके ऊपर से ब्लोअर से हवा जाएगी तो आपकी हवा भी ठंडी हो जाएगी. तो हमने ये बात किया था, याद है क्या, फिगर्स आपके 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है. व्हाट वाज द इनलेट टेम्परेचर टू द एयर कंडीशनर एंड व्हाट वाज आउटलेट टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशनर? हेलो अजय जी. Yes, sir. हमने ये स्टडी किया था, जनरल कंडीशन में एयर कंडीशनर के इनलेट में क्या टेम्परेचर आता है और आउटलेट में क्या आता है? 24 कंडीशन. वेरी गुड. हाँ, 24 एंड इट कैन बी 15. नो, इट कैन बी 15. 12 से 15 डिग्री तक आपको सेंटीग्रेड तक आपको आउटलेट मिल सकता है. ओके. जो टेम्परेचर रहता है इसको हम लोग ग्रिल टेम्परेचर कहते हैं. It is normally at the place of grill, outlet of the air, so that we call it as a grill. So it is called a grill temperature. Okay. तो ड्राई एक्सपेंशन का मतलब ऐसा हुआ कि जहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन वॉल यूज कर रहे हैं, और जो अगर एक्सपेंशन वॉल ने नहीं छोड़ा लिक्विड को, तो वो इवापोरेटर हमेशा ड्राई रहेगा. ओके. सेकेंड इज फ्लडेड इवापोरेटर. ये क्या रहता है, ये नॉर्मली बड़े चिलर्स जो रहते हैं ना उसमें रहता है. इसमें क्या रहेगा, मान लो ये आपका शेल है पूरा, ये पूरा शेल में यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन है और ऊपर से ही रेफ्रिजरेंट आउट है, और ये पूरा टैंक में आपका रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, और ये टैंक में से ऐसे ट्यूब जा रही है. तो यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी आपका बाहर जा रहा है. दिस इज अ वाटर आउट एंड दिस इज अ वाटर इन. दिस इज अ रेफ्रिजरेंट इन एंड रेफ्रिजरेंट आउट. तो अभी इसमें क्या एडवांटेज रहेगा, इट विल जस्ट लाइक अ टैंक. ओके. जिसमें पूरा इवापोरेटर रेफ्रिजरेंट लेवल भरा होगा, और जो आपकी ट्यूब है उसके चारों बाजू में लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा. तो उससे क्या होगा, आपकी जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी जो है वो ये केस में बढ़ जाएगी. इसमें क्या होता था कि आपका जो जैसा वो एक्सपेंशन वाल्व फ्लो करेगा वो हिसाब से ही आपका इवापोरेटर काम करेगा. वहां पे थोड़ा सा ठंडा हो गया है, एज पर द लोड कंडीशन, it will reduce or increase the flow of the refrigerant through
thermostatic expansion valve. Okay, but that evaporator was always dry, but this evaporator will be always flooded. Flooded का मतलब जो बोलते हैं ना उसको हिंदी में उसको क्या कहे, बाढ़ आने से जो आता है वो उसको क्या बोलते हैं, बाढ़ बाढ़ फ्लड बराबर है क्या वर्ड? फ्लड इज द Right, करेक्ट sir. वर्ड. Right, sir. हाँ, तो इसके चारों बाजू है ना, ये ट्यूब के चारों बाजू में आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा. तो उससे क्या होगा कि आपकी efficiency of heat transfer will get increased as compared to dry expansion evaporator. So this is normally used in a bigger chiller, maybe 80 TR and above capacity chillers. Okay, you will have to pay more cost for the flooded evaporator or flooded chiller because the construction wise this requires a more material as compared to dry expansion. So advantage is flooded evaporator. But in all cases, we cannot go for flooded evaporator because lower capacity chillers cannot be made with this. अब इसका advantage क्या दिया हमने? Heat efficiency of heat transfer is more. हाँ, ओके. फिर सेकेंड पार्ट क्या है? ये ट्यूब में जब भी पानी जा रहा है तो देयर इज बाउंड टू हैव सम स्केल फॉर्मेशन, but it is always less as compared to the condenser because this is going to be cold area. Heat transfer is being taken place over there, but still it is a colder area, so scale formation will be lower. But still there will be scale formation, and we can clean up that tubes. We can clean this tube by putting a brush, circular brush, like a condenser. And because there is an intimate contact between refrigerant and evaporator surface, you can have the lower size of the evaporator for the same capacity. अगर आपके पास ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर है और फ्लडेड है, तो इसमें फ्लडेड का जो साइज है, बिकॉज साइज भी आजकल बहुत मैटर करता है, क्योंकि कस्टमर के पास जगह का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. वी आर गोइंग टू ऑक्यूपाई देयर फ्लोर स्पेस, so customer will always prefer to have a machine which will be as compact as possible. So these are the three advantages of flooded evaporator or flooded chiller over dry expansion evaporator. ठीक है. अभी इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होगा ना, क्या हो सकता है डिसएडवांटेज? एनी आइडिया? फायदे तो हमने देखे. Required lots of water. नहीं, water will be same na boss, because you have particular capacity, and for that capacity you will require particular quantity of water. So water we are not going to waste anyway. Cost. So water will be always there. Thing is that oil return will be problem, because इसका ऑयल रिटर्न प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करते हैं, वहां पे देयर इज अ यू ट्रैप प्रोवाइडेड. हाउ दे डू, आई शो यू. ये जो आउटलेट है, इसको आपको ऐसा लेके एक इन्वर्टेड यू देते हैं, एंड दिस विल गो टू कंप्रेसर. ये जो है, ये यू में पूरा लाइन, यू ट्रैप बोलते हैं इसको. सो प्रोवाइडिंग दिस यू ट्रैप विल टेक योर ऑयल बैक टू द कंप्रेसर. क्योंकि आप हमने देखा है, जब भी कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट घूम रहा है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस है, इवापोरेटर है, रेफ्रिजरेंट के साथ अपना ऑयल मिक्सिबल है, मिक्स हो सकता है, तो पूरा सिस्टम में आपका ऑयल घूमता रहेगा. ऑलवेज देयर विल बी ऑयल इन एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम. आप ध्यान में रखो ये वो घूमता रहेगा. और अभी ये केस में अगर ये फ्लडेड इवापोरेटर में ऑयल आया, तो वापस लेके जाना थोड़ा सा दिक्कत का काम है. So you have to make a special arrangement like this, and then only oil can go back to the compressor. अगर कंप्रेसर को ऑयल वापस नहीं गए हैं, तो क्या होगा, पूरा ऑयल इवापोरेटर में आके जमा होगा और कंप्रेसर विल बी स्टार्विंग ऑफ द ऑयल. कंप्रेसर में एक टाइम पे ऑयल ही नहीं रहेगा, बल्कि कंप्रेसर पे ऑयल लेवल का आपके पास कंट्रोल रहेगा. दैट इज डिफरेंट थिंग. It will get tripped on that control, and it will show that oil level is less, so it will not allow the compressor to run because of the safety provided over there. So
So this is the only disadvantage of using the flooded evaporator. But if we make a proper arrangement of the piping, then this flooded evaporator will be always better than dry expansion evaporator. आज हा नाही आहे का काय नाव अस्टेकर नाही आहे का तो नाही आहे का बरं ठीक आहे so we'll go for the types based on construction. सर एक एअरकूल चिलरला मग कसं असतं सर? हम लोग जब भी एयर कूल्ड बोलते हैं या वाटर कूल्ड बोलते हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द कंडेंसर वी आर यूजिंग. ओके. हाँ. Whenever we say it is air cooled chillers means your condenser is cooled by the air. And when you say water cooled chiller, that condenser is shell and tube type normally. Okay. So evaporator is always a dry expansion type evaporator. जो भी छोटे चिलर्स रहते हैं उसमें evaporator is always dry expansion evaporator. सर मैं एयर कूल्ड में वो ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर रहेगा. हाँ नहीं सुनिए एक मिनट गड़बड़ मत कीजिए. देखो एयर कूल्ड अगर मान लो अभी 100 टन का चिलर है तो उसपे फ्लडेड चिलर रह सकता है, इवापोरेटर फ्लडेड रह सकता है, कंडेंसर आपका एयर कूल्ड रहेगा. ओके. यू कैन हैव दैट कॉम्बिनेशन. 100 टन का है 150 टन का है तो यू कैन हैव एयर कूल्ड कंडेंसर एंड अ फ्लडेड चिलर. अगेन यू कैन हैव अ वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड अ फ्लडेड चिलर. That combination is up to you how you order from the company. Okay. And in any case, if you are going for flooded evaporator or flooded chiller, you have to pay something more price for flooded chiller. Okay. Okay, वो कितना होगा वो कंपनी पे डिपेंड करता है कम ज्यादा क्या होगा. But it will be always cost you more when you go for buying flooded evaporator. Okay. So depending on the construction, what are the types? First is bare evaporator. Bare tube evaporator. इसमें क्या रहेगा? खाली आपके ट्यूब्स रहेंगे और इसमें आपका रेफ्रिजरेंट जाता रहेगा. Okay. Normally these evaporators are not used today. Just for the sake of study purpose, we are just explaining. Second will be plate surface evaporator. ये इवापोरेटर कहाँ पे यूज होता है? आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर देखे हुए क्या? जुने वाले रेफ्रिजरेटर थे तो उसमें हेलो तो उसमें ये टाइप का इवापोरेटर यूज होता था. एक आपका ऐसा जो एल्यूमिनियम का जो बॉक्स रहता है ना उसको बाहर से ट्यूब जोड़ा हुआ था. ओके. और उसमें से अपना रेफ्रिजरेंट जाता है. वो पूरा जो आइस बॉक्स जो है इवापोरेटर है, आइस बॉक्स आइस का ट्रे जहाँ पे रखते हैं उसको ये उसमें वो ये यूज होता है. मान लो आपका बॉक्स है, इसके ऊपर ऐसे ट्यूब बाउल किए रहते हैं जिसमें से रेफ्रिजरेंट पास होता है. सो ये क्या करेगा? ये पूरा जो ये है इसको ठंडा करेगा. इसके अंदर हम लोग आइस ट्रे रखते हैं. तो दैट इज प्लेट सरफेस इवापोरेटर. थर्ड वन इज फिन्ड इवापोरेटर. फिन्ड ट्यूब जो अभी हम लोग एयर कंडीशनर में यूज करते हैं वो फिन ट्यूब रहते हैं. लास्ट टाइम हमने बात की थी उसके ऊपर. व्हाट वाज द फिन स्पेसिंग? कितने फिन्स रहेंगे उसमें अगर एयर कंडीशनर के लिए यूज करते हैं तो? ये वर्टिकल आपकी फिन्स है और इसके अंदर 3/8 की ट्यूब है. नॉर्मली 3/8 की है. क्या बात था? कितने कितने फिन्स थे? इट विल बी अराउंड 12 to 13 फिन्स पर इंच. और ये आपका ट्यूब जो रहेगा वो
ट्यूब रहेगा वो 3.8 का रहेगा, या उससे कम भी रह सकता है, 5.16 का भी रह सकता है, बट नॉर्मली इन ऑल एयर कंडीशनर nowadays they are using this fin tube type evaporator. आप लोगों ने देखा है? Anybody who has not seen the air conditioner, ऐसा कोई है कि यहाँ पे? हेलो, No. हाँ ठीक है। फिर उसके बाद पाइप इन पाइप, ये इवापोरेटर कैसा रहेगा? ये लास्ट टाइम हमने कंडेंसर में भी सीखे थे। इट इज गोइंग टू बी सेम। ये आपका कोई बड़ा पाइप रहेगा, मान लो इसमें इन है, इसमें आउट है, मान लो इसमें वाटर इन है और वाटर आउट है, और यहाँ से दूसरा पाइप रहेगा इसके अंदर जो सेंटर से इसके घूमेगा, और ये यहाँ पे बाहर है। ये अगर वाटर इन है तो ये रेफ्रिजरेंट आउट रहेगा और ये रेफ्रिजरेंट इन रहेगा। तो ये टाइप का इवापोरेटर कहाँ पे यूज होता है? आपने वो इंस्टेंट वाटर कूलर देखे हुए क्या? वोल्टास का एक मॉडल आता था R10 करके, तो उसमें इस टाइप का इवापोरेटर यूज करते थे। उसमें क्या होता था, यहाँ से पानी जाएगा, आपने वो पैडल दबाया तो यहाँ पे एक लॉक हुआ करता था, वॉल जैसा। पैडल दबाया तो ये पानी यहाँ से जाएगा और ऊपर से रेफ्रिजरेंट आएगा। ये पानी जहाँ जब तक यहाँ तक आता है पूरा ठंडा होगा और वो डायरेक्ट आपके ग्लास में आप कलेक्ट कर पाओगे। सो दैट इज पाइप इन पाइप इवापोरेटर। उसके बाद और एक है, दैट इज टैंक एंड कॉइल। अभी इसमें क्या रहेगा, आपका जो पानी जो ठंडा करना है दैट विल बी इन अ टैंक। मान लो ये टैंक में पानी लिया आपने और यहाँ पे ये ऐसा कॉइल रहेगा इवापोरेटर का, और ये वापस निकल जाएगा यहाँ पे। One will be inlet and one will, and it will be, this tank will be full of water. तो आपको यहाँ से मान लो वाटर इन देना है, प्रोसेस में यूज करना है, तो यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा। दिस इज वाटर आउट। एक पर्टिकुलर टैंक रहेगा, उसमें ये इवापोरेटर का ट्यूब्स डालेंगे। नॉर्मली अगर आप इंडस्ट्री में देखे होंगे तो ऑयल कूलर जो रहता है, ऑयल कूलर या कूलेंट कूलर, जो भी हम लोग टर्निंग प्रोसेस करते हैं तो वहां पे हम लोग मेटल कटिंग करते हैं। तो मेटल कटिंग के लिए आपको या तो कूलेंट यूज करना है या तो ऑयल यूज करना है। सो दैट ऑयल और कूलेंट विल टेक अप दैट हीट। जो भी मेटल कटिंग के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होता है, सो देयर यू रिक्वायर कूल सरफेस, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कूलेंट। तो वो प्रोसेस में क्या होगा, कूलेंट गर्म हो जाएगा, देन ऑल दैट कूलेंट विल बी टेकन इनटू वन टैंक एंड इट कैन बी कूल्ड डाउन एंड इट कैन बी रीयूज्ड। वो आपको फेंकना नहीं है गर्म कूलेंट, उसको ठंडा करके आप यूज कर पाते हो। ये आपके जो हाइड्रोलिक प्रेस रहते हैं, आपने हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा शायद, तो उसका जो ऑयल रहता है वो भी ऐसा रहता है। व्हेन द हाइड्रोलिक प्रेस इज इन वर्किंग कंडीशन, तो वहां पे उसका ऑयल गर्म हो जाता है, तो वो ऑयल को ठंडा करना रहता है, ऑनलाइन इसको ठंडा करना है। तो दैट ऑयल आल्सो कैन बी कूल्ड बाय दिस वे। ओके, एक टैंक में ऑयल रहेगा, उसमें आपकी इवापोरेटर कॉइल रहेगी, एंड when you start the refrigeration system, this oil will get cooled and it can be reused on the press machine or maybe on any other machine where you require a coolant, cold coolant. ठीक है। और सबसे लास्ट है इसमें प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। सर, बोला। अगर हम लोग ये जो टैंक एंड कॉइल का जो कंसेप्ट है वो अगर हम लोग इवेपोरेटिव एयर कूलिंग में यूज करेंगे तो अपने को टेम्परेचर कम मिल सकता है?
हाँ मिल सकते हैं। मतलब वो जो आउट वाटर है जिसका टेम्परेचर कॉइल की वजह से कम हुआ है वो हम पैड के ऊपर सर्कुलेट करेंगे। Yes, yes, and already the people are doing it and they are saying it. Just to share you, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, एक बंदा है इंदौर में, ओके, हाँ, यस सर। उसने बहुत बहुत सारा ऐड किया था, हमारे पास वो व्हाट्सएप का वीडियो पहुंच गया, बोले बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, ऐसा है, नया इन्वेंशन है, वैसा है। यस तो सर। मैं खास उसको मिलने को गया, मैं बोले जस्ट जाके देखो तो है क्या भैया, क्या करता है ना। अपने को क्या, अपन वो फील्ड में है तो अपने को नया क्या है वो ढूंढना पड़ेगा ना। हम लोग जेब से खर्चा करके, मतलब कम से कम वी आर स्पेंड, वी वेर टू पीपल, माय फ्रेंड वाज आल्सो देयर विद मी एंड वी हैड मूव टू द इंदौर। रात को Yes. निकल गए बस से, सवेरे पहुंच गए वहां पे, एक जगह पे रुके, फिर उसके फैक्ट्री में गए। तो वो बंदा क्या कर रहा था, ही वाज डूइंग द सेम थिंग। उसने क्या किया था, ये छोटा पॉट बनाया था, छोटा ये था, टैंक टैंक जैसा छोटा, मतलब एकदम छोटा, आपका रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर रहता है 180 एचपी का, उसका सर्किट यूज किया था उसने। और वो इसमें पानी ये कर रहा था, पानी ठंडा कर रहा था, और वही पानी वो इवापोरेटर, वो जो आपके पैड है, कूलिंग पैड, उसके ऊपर डालता था। उससे क्या होता था कि आपका जो टेम्परेचर, जो ग्रीन टेम्परेचर हम लोग जो बोलते हैं, वॉज ड्रॉपिंग टू अराउंड 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें आता था। और अपने को क्या 24 डिग्री चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यू कैन एग्जॉस्ट ऑल द ईयर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो उसका ऐसा कहना था, मैंने बहुत बड़ा उसमें ये किया हुआ है, मैंने उसका पेटेंट लिया हुआ है। मैं बोला सर जी, दिस इज ऑल देयर इन द बुक्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? यस, यस। नहीं, फिर भी उसने, मतलब यू आर डूइंग बिजनेस ऑन दैट। अभी देखो, हर एक का अपना अपना तजुर्बा रहता है, हर एक का एडवर्टाइजिंग आपका ये रहता है। राइट तो वो सर। एडवर्टाइजिंग वो कर रहा था, जो एयर कंडीशनिंग वाला बंदा रहेगा तो उसको मालूम है ये क्या कर रहा है। वो बहुत सारे एयर कूलर बनाता है, बहुत सारे एयर कूलर बेचता है, आपको मालूम होगा ना। यू आर, यस सर, यस सर, यस सर। माल हाँ, but he just bluffing by saying that I have got the patent and all that. There is nothing, uh, I mean, there is no any technology invention and anything. And that fellow is not a technical fellow. सबसे बड़ी बात यह है, ओके, he is not a technical fellow. He is a just marketing fellow. ओके। और उसकी जो वाइफ है, मैं जस्ट इसके लिए बताता हूँ, देखो क्या है ना, लोग ना कुछ भी मतलब ये करके ये करते तो अपने को फिर उसमें दुख होता है, मतलब कुछ भी ब्लफ करके पब्लिक को हम लोग ये नहीं कर सकते। उसकी जो वाइफ है, शी हैज गॉट द पीएचडी, बट अगेन शी हैज नॉट गॉट द पीएचडी इन द सेम फील्ड, पीएचडी ऑफ समथिंग एल्स, अदर फील्ड की वो पीएचडी है। बट व्हाट ही इज डूइंग, हिज वाइफ इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड शी हैज गॉट द पीएचडी। यस, आम आदमी को ऐसा लगता है उसकी वाइफ ये पर्टिकुलर प्रोसेस में पीएचडी रहेगी एंड शी हैज इन्वेंटेड दिस, आम आदमी को। राइट। ओके, तो फॉरगेट अबाउट इट, लोग वो क्या करता है वो मालूम पड़ना चाहिए आपको। राइट सर। ओके, सो यू कैन आल्सो डू लाइक दिस। जो हमारे मतलब जो नॉर्मली अभी हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनको हम प्रोजेक्ट के तौर पे देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपका जो एयर कूल कंडेंसर है, एयर कूल कंडेंसर है, उसके पीछे हम लोग कूलिंग फैन लगा देंगे और उसके ऊपर पानी डालते रहेंगे। तो क्या होगा कि आपका जो कंडेंसर टेम्परेचर जो 50 डिग्री का, इट विल ड्रॉप डाउन टू अराउंड 40-42। उससे क्या होगा कि आपका बिजली का बचत हो जाएगा। यू कैन स्टिल गेट अ गुड। आप क्या करते हो, 35 डिग्री का एयर लेते हो या 40 डिग्री का एम्बिएंट एयर लेते हो, अगर वो एयर अगर हमने पैड के थ्रू लिया, देयर विल बी मिनिमम ड्रॉप ऑफ 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम। So if you can get that cooler air to be thrown on the condenser, so your ampere of the unit will drop down, and you can still do. So इसके लिए कोई पेटेंट की जरूरत नहीं है. Only thing is that somebody has to do that. We know how it is going to happen, but क्या होता है कि वो पानी आया तो वहाँ पे आपका अल्टरनेट फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे ग्रीनरी होगा, वहाँ पे पानी आए तो वहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना मच्छर की, वहाँ पे रुक सकते हैं। अदर डार्क साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम हम लोग के बारे में सोचेंगे तो वो बचा सकते हैं, लेकिन उसके जो हम लोग जो बोलते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं डालने से, वो भी अपने को देखना चाहिए। It will not be clean area.
अभी जो Yes. आपने एयर कूल्ड कंडेंसर जो आप लोग बाहर रखते हो क्लीन रहते हैं, पानी डालेंगे तो वहां पे हमेशा वो ये रहेगा। तो ये सब चीज है उसके लिए। Right. तो ये कर नहीं पाते, बट वी नो इफ यू हैव टू डू इट इन द लैबोरेटरी और एज अ प्रोजेक्ट पर्पस, सो वी कैन ऑलवेज डू दैट। Okay. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। वो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर याद है ना, नीचे प्लेट रहेगा, इन वन प्लेट देयर विल बी रेफ्रिजरेंट stream and in one plate it will be water in। तो जो हीट एक्सचेंज है वो ऐसा क्रॉस में हो जाएगा, एक प्लेट में रेफ्रिजरेंट रहेगा, दूसरे में वाटर रहेगा, फिर तीसरे प्लेट में रेफ्रिजरेंट रहेगा, चौथे में वाटर रहेगा। तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कैन बी टेकन प्लेस and you get a good efficiency heat transfer in a PHE। ओके, और PHE का आप देखोगे तो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। आपका अगर 20 टन का भी PHE है ना, इट विल बी हार्डली 1 फीट बाय 1 फीट हार्डली। और वही हम लोग अगर 7 ट्यूब चिलर बनाने जाएंगे 20 टन का, तो इट विल बी हैविंग अराउंड अराउंड लेट अस से 2 मीटर का उसका लंबाई रहेगा और 8 इंच का उसका डाया रहेगा, एंड देयर विल बी सो मेनी कॉपर ट्यूब्स इनसाइड एंड ऑल दैट। So PHE is always the best efficiency tools or best efficiency evaporator we are having available in the market. But again, that PHE should get the good quality of water, because this PHE is not serviceable at the site. तो अगर आपका पानी अच्छा नहीं रहेगा तो देर इज हार्डली 2 mm गैप बिटवीन द प्लेट। अगर इसके ऊपर 0.5 का भी आपका स्केल आ गया तो आपका पीएचई चोक हो जाएगा, एंड देर आर चांसेस दैट इट कैन गेट बस्टेड। वहां पे आइस फॉर्मेशन हो सकता है ना, पानी अगर गया नहीं, पानी का हीट ट्रांसफर हुआ नहीं, पानी रुका रहा वहां पे, तो वहां पे बर्फ जमा होके पीएचई आपका फट सकता है और बस्ट हो सकता है। So whenever you are using PHE, you have to see that whatever the has to be clean and it should not carry any type of scale. So normally oil cooling के लिए हम लोग ये PHE use करते हैं, because I have used in many cases, but we were knowing that oil is having a good quality. That oil is not acidic in the nature and all that. Hydraulic oil normally be cool. जो आपके ये जो प्रेस की मैं बात किया हाइड्रोलिक प्रेस का, उसमें जो ऑयल यूज होता है दैट इज नॉर्मली N68 ऑयल, एंड दैट कैन बी पुट थ्रू द फिल्टर, क्योंकि पीएचई में कचरा भी नहीं जाना चाहिए। ऑयल के अंदर अगर कोई ऐसा कोई भी अभी फॉरेन पार्टिकल है, वो अगर जाके इधर बैठ गया तो क्या होगा, आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसके लिए जो भी ऑयल हम लोग डाल रहे हैं पीएचई में, इट शुड गो ऑलवेज गो थ्रू द फिल्टर। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने टाइप्स देखे हुए और उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये हमने स्टडी किया। इसके ऊपर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, और एल्स वी विल गो अहेड। So how we'll find the capacity again? Q is equal to A into U into TD। नॉर्मली हम लोग को करना नहीं पड़ता है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज यू शुड नो। A stands for area in meter square, U stands for what? Heat transfer coefficient, and TD stands for temperature difference। So if Q is at Q अगर आपको किलो कैलोरी भी है तो आपका M जो है वो भी एरिया जो है मीटर स्क्वायर में रहेगा। U फैक्टर रहेगा, दैट विल बी किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर, दिस विल बी इन किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर per degree centigrade, and temperature difference will be always in a different degree centigrade। तो जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था
लास्ट टाइम हमने कंडेंसर के लिए बात किया था ना, व्हाट वाज द HRF ऑफ द कंडेंसर, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ HRF? हेलो, याद है किसी को? HRF हम लोग बात किया था, हीट रिजेक्शन फैक्टर। हाँ, हीट रिजेक्शन फैक्टर, फॉर्मूला total heat removed by condenser divided by total heat absorbed by evaporator. करेक्ट, एंड इट वाज अराउंड 1.2। Yes sir, condenser must have more area than evaporator. इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर 1 टन का आपका इवापोरेटर है तो 1.2 TR का आपका कंडेंसर होना मांगता है, कोई भी सिस्टम में। ओके, सो ऑलवेज योर कंडेंसर विल बी हैविंग मोर सरफेस एरिया with respect to the evaporator, and it will be around 20% more. अभी ये जो हमने फिन्स की बात की थी, अगर कोई इवापोरेटर का हम लोग बात करते हैं कोल्ड रूम में, ये फिन एंड ट्यूब टाइप आपका इवापोरेटर है, तो हमने बात किया था इफ इट इज फॉर एयर कंडीशनिंग वी आर हैविंग 12 to 13 fins per inch. If it is a cold room, let us say 0 डिग्री का कोल्ड रूम है, तो उसमें हम लोग ये फिन्स यूज कर पाएंगे क्या? हेलो, No sir. we use 12 and 13 fins if we are using the evaporator in the cold room? No, why no? Because we require more or less temperature. We require less temperature. When you say that your cold room temperature is 0 degree, that means your refrigerant temperature will be around -8 degree centigrade. So at -8 degree centigrade, whatever water will accumulate on this coil will get converted into the frost. Frost bolo ya ice bolo, so correct word is the frost. Okay, so if the frost formation is there on the coil, there will not be any air flow over the coil. एक बार ये हवा जाना बंद हो गया तो पूरा जो आपका इवापोरेटर है वो आइस से भर जाएगा। अगर मेरा फिन स्पेसिंग 12 से 13 है तो जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो you have to reduce this fin spacing. So maybe for 0 degree room temperature it will be 8 to 10 fins per inch. It can go as low as 3 to 4 fins per inch for lower temperature. जैसे हम लोग नीचे नीचे जाएंगे वो जो फिन्स है उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि देयर आर चांसेस दैट देयर आइस फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो आइस फॉर्मेशन अगर मेरे फिन्स नजदीक है तो पूरा आइस पकड़ लेगा, अगर फिन्स दूर दूर है, मान लो अभी ऐसा मेरा फिन्स है, मेरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ द फिन्स इज प्लेस्ड लाइक दिस तो पूरा आपका आइस यहाँ तक आएगा, स्टिल देयर विल बी सम एरिया यहाँ से हवा पास हो सकता है, ये आइस फॉर्मेशन रहने के बाद। लेकिन अगर आपके साइड है नजदीक में है तो ये पूरा बर्फ हो जाएगा एंड इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। देयर विल नॉट बी एनी एयर मूवमेंट ओवर द इवापोरेटर एंड पूरा आपका जो है इवापोरेटर पूरा आइस से भरा रहेगा और आपको फिर बोलते हैं कूलिंग अवेलेबल होगा नहीं। ये जब भी आइस फॉर्मेशन होता है या फॉस्ट फॉर्मेशन होता है, जब भी जो भी हम लोग लो टेम्परेचर की जॉब से उसको नॉर्मली हम लोग 8 घंटे में एक बार या 6 घंटे में एक बार हम लोग उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं, वो इवापोरेटर को डीफ्रॉस्ट किया जाता है। हमारा जो घर का फ्रिज है वो भी हर 8 घंटे में डीफ्रॉस्ट होता है ऑटोमेटिक। मतलब क्या होता है डीफ्रॉस्ट होता है, मतलब जो भी आइस आया इवापोरेटर पे आपका वो निकालना है, तो क्या करेगा, कैसा करेंगे इसको डीफ्रॉस्ट? हाउ विल रिमूव द आइस ऑन द इवापोरेटर? पहले तो सिस्टम को बंद कर देंगे और देयर विल बी सम हीटर्स इंस्टॉल्ड ऑन दिस ट्यूब्स। जो आपके फिन्स है वहां पे एक हीटर कॉइल भी रहेगा, मशीन बंद होगा और वो हीटर कॉइल को सप्लाई जाएगा, तो क्या होगा, ये जो हवा चालू रहेगा आपका, स्टिल एयर विल बी ऑन, लोअर का हवा चालू रहेगा और उससे क्या होगा, पूरा जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है आपके हर फ्रिज में, ये जो नए वाले 2 डोर के फ्रिज है
या नो फ्रॉस्ट वाले फ्रिज है, हर इसमें ये साइकिल दिया हुआ रहता है। और वो जो टाइमर है, इट इज द टाइमर बेस, तो वो टाइमर हर 6 घंटे के बाद आपके फ्रिज के ऑपरेटर को डीफ्रॉस्ट करता है। So defrost and frost, these are the correct technical words. You should not say ice formation, you should say the frost formation. फिर जो इवापोरेटर के इनलेट आउटलेट के ट्यूब पे जो पानी आता है, इट इज कॉल्ड स्वेटिंग। ओके, जो भी अभी ठंडा ये आने से जो भी एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर वहां पे उसके ऊपर जो एक्यूमुलेट होता है, उसको स्वेटिंग कहते हैं। फ्रॉस्ट किसको कहते हैं? जो आइस जैसा फॉर्मेशन होगा, व्हाइट पोर्शन होगा ट्यूब के ऊपर, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं और उसको स्वेटिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक इवापोरेटर हमारा खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और वील गो फॉर अ नेक्स्ट। क्या क्या हमने सीखे अभी इसमें? हेलो, इवापोरेटर में हम लोग क्या क्या सीखे हुए? रब कर दो ना, हो गया ना? यस सर। हम लोग क्या क्या सीखे आज इवापोरेटर में? सर इवेपोरेटर के टाइप्स है, मतलब जिसमें ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर है, फ्लडेड इवेपोरेटर है, उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, बार टाइप, प्लेट सरफेस, पिन ट्यूब, पाइप एंड पाइप, टैंक एंड कॉइल एंड प्लेट टाइप। ओके, तो इसमें कोई अभी डाउट है? नो सर। डाउट है तो पूछिए और विल गो फॉर नेक्स्ट, दैट इज कूलिंग टावर। तो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज कूलिंग टावर। कूलिंग टावर सब लोगों ने देखा हुआ है? इज देयर एनीबॉडी हु हैज नॉट सीन द कूलिंग टावर? यस सर, देखा है। देखा है ना, सबने देखा है? एक ही बंदा वह जवाब दे रहा है। देखा है। गोरे, तुम्ही पाहिलंय का? गोरे गोरे, हॅलो, नाही सर. पाहिलंय का कूलिंग टावर? नाही. एकदा काय कर माहितीये का, तुझ्या पप्पांबरोबर एकदा फॅक्टरीत जा, बरं का? पप्पांच्या फॅक्टरीमध्ये बरेच सारे आम्ही प्लांट लावलेले आहेत, मी स्वतः. ओके, सो एका दिवशी पप्पांबरोबर जायचं ऍज अ व्हिजिटर म्हणून, थोडी नोटबुक घेऊन जायचं आणि जे जे काय तुला शक्य आहे तेवढं ते पाहायचं प्रॅक्टिकली. म्हणजे काय होईल, तुला समजायला सोपं पडेल. सांगण्याचं तात्पर्य काय की तुला ते समजायला बरं पडेल. कूलिंग टावर आहे तिथे, हे जे काय आपण जे आता स्टडी केले त्यातले इव्हापोरेटर्स आहेत, कंडेन्सर आहेत, कॉम्प्रेसर आहेत, वेगवेगळ्या टाईपचे. पण बऱ्याचदा काय होतं, नुसतं पुस्तकातलं शिकून उपयोग नाही. जोपर्यंत तो पर्टिक्युलर मशीन किंवा एखादं इक्विपमेंट तुम्ही स्वतः पाहत नाही ना, तोपर्यंत तुम्हाला त्याचं ज्ञान चांगलं मिळत नाही. सो इफ पॉसिबल गो विथ युअर डॅडी टू द फॅक्टरी. मे बी 2 वेळा जा, 1-2 तास परमिशन घेऊन अर्थात. ओके, असं डायरेक्ट सोडणार नाही तुला, जे काय अशी परमिशन घ्यायची आणि जाऊन पाहू शकता. म्हणजे मग काय होईल, ते समजायला सोपं पडेल तुम्हाला. हे लक्षात घ्या, त्यासाठी मी सांगतो. ठीक है। सो नॉर्मली ये जो कूलिंग टावर रहता है, ये हम लोग वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ यूज करते हैं। ओके, तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्या होता है, व्हाट विल बी, ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है आपका। ओके, ये रेफ्रिजरेंट इन है, दिस इज रेफ्रिजरेंट आउट। और इसके अंदर ये जो ट्यूब रहेंगे, इसमें से पानी फ्लो होगा। ओके, रेफ्रिजरेंट एक बाजू से आएगा शेल में,
यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जब भी आएगा इट विल बी इन अ वेपर फॉर्म, ये जब भी आउट जाएगा इट विल बी इन अ लिक्विड फॉर्म, यहाँ पे वेपर रहेगा। और ये हमने वाटर कूल कंडेंसर निकाला हुआ है, ये जो ये है वाटर कूल कंडेंसर। तो अभी होगा क्या, इनलेट में आपको करीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आएगा और आउटलेट में अराउंड 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी बाहर आएगा। अभी ये पानी को अगर रीयूज करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो दिस वाटर विल बी टेकन टू द कूलिंग टावर। हाँ, अभी कूलिंग टावर का फिगर निकाल दो, ये समझ गया ना, 36.5 डिग्री का पानी आपको रेफ्रिजरेटर सिस्टम से आउटलेट में मिल रहा है। अभी यही पानी को क्या करेंगे, मैं नेचुरल कूलिंग टावर का ये निकालता हूँ। ये टॉप व्यू है, यहाँ पे हेडर है, इसमें ये सारे आपके ये लगाए हुए नोजल्स लगाए हुए, अपना जो घर का जो शॉवर रहता है ना वैसा ये शॉवर्स के नोजल है। ये आप उसका बेसिन है कूलिंग टावर का। एंड हियर विल बी, ये जो वुडन के प्लैंक्स रहते हैं, अगर इफ इट इज अ नेचुरल कूलिंग टावर तो ये वुडन के प्लैंक रहते हैं, इसे यहाँ से हवा आती है, यहाँ से पानी आएगा ये हेडर में। दिस इज हॉट वाटर जो हमने बात की थी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। और ये जो पानी क्या होगा, वो पानी को हम लोग क्या करेंगे, उसको स्प्लैश करेंगे, उसके छोटे छोटे बूंद में इसको कन्वर्ट करेंगे, ताकि क्या होगा, अगर इतना पानी इतना बड़ा बूंद रहेगा तो ये ठंडा होने में मुश्किल। अगर इसके हमने ऐसे छोटे छोटे अगर 1000 बूंदे बनाई हीट तो क्या होगा, ट्रांसफर। ये पूरा पूरा एरिया है उसका हीट ट्रांसफर हो जाएगा। So in cooling tower, what we are doing, we are increasing the surface area of the water. तो वो वाटर का सरफेस एरिया, इसको अगर ठंडा हवा लग गया तो सम ऑफ द वाटर विल गेट इवापोरेटेड, और उसके इवापोरेशन के लिए जो हीट लगेगा दैट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। जो हमने मटके का बात किया था, याद है, रिमेम्बर आपको, अर्दन पॉट का जो बात किया था, थोड़ा सा वो प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। हम लोग एक बड़ी बूंद के हिसाब से अगर देखेंगे, हमने 10 बूंदे छोटी छोटी बनाई तो ये 10 बूंद का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा और उतना हीट ट्रांसफर भी अच्छा हो जाएगा। तो इन कूलिंग टावर हम लोग क्या करते हैं, ये पानी का जो सरफेस एरिया वो बढ़ाते हैं, तो उसको जैसी भी हवा लगेगी वो ज्यादा सरफेस एरिया होने के कारण वो पानी ठंडा होगा। सो वेन एवर यू टेक आउटलेट इट विल बी अराउंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग टावर। यहाँ से हवा आएगी, हवा और पानी का कांटेक्ट होगा, पानी के बहुत सारे हमने बूंदे बनाई है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, हीट ट्रांसफर होगा और पानी ठंडा होगा। और जो ठंडा पानी होगा वो अगेन इट विल बी टेकन बैक टू द कंडेंसर थ्रू द पंप्स एंड दिस साइकिल विल गो ऑन। सर मतलब पानी का टेम्परेचर कम है और हवा जो आ रही है उसका ज्यादा रहता है, तो हीट एब्जॉर्ब, हवा वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी ठंडा होता है, राइट? हाँ, इवापोरेट होता है, इवापोरेट जैसे अर्दन पॉट में था ना वैसा भी होता है। सम ऑफ द वाटर विल गेट इवापोरेटेड, ओके, और उसके लिए जो हीट लगेगा वो जो बाकी का पानी उसमें से निकाली जाएगी। अभी ये तो कूलिंग टावर का हो गया, तो व्हाट इज द टेम्परेचर, किसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। अभी अगर नॉर्मली देखा जाए, हम लोग नासिक का वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है समर में, एनी आइडिया? अराउंड 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नासिक में हम लोग कूलिंग टावर यूज करते हैं तो हमारा theoretically speaking we can cool that water to the 26 degree centigrade also if you have got good quality cooling tower। ज्यादा से ज्यादा पानी कितना ठंडा करेंगे, जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो एरिया का, उतना पानी हम लोग ठंडा करेंगे। तो इसलिए जब भी आपको चिलर के लिए पूछा जाता है वाटर कूल या एयर कूल, तो अपने को पहला मालूम पड़ना चाहिए वो चिलर आप कहाँ ऑपरेट करने वाले हो।
So depending on that, you will go for either air cooled or water cooled, or even if you go for the water cooled, you will come to know what is the temperature you are going to get from the cooling tower outlet, because on that temperature you have to design the condenser. बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए आपको कहाँ पे यूज करना है वो चिलर या रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो आपको मालूम करना है. ओके, सो इसका एफिशिएंसी हम लोग कैसा निकालेंगे कूलिंग टावर का? एक्चुअल कूलिंग ऑप्टेंट अपॉन theoretical cooling to be obtained. To be obtained. थोड़ा सा फेंट झालंय. तो एक्चुअल कूलिंग ऑप्टेंट मतलब क्या है? जो भी इनलेट टेम्परेचर था आपका पानी का और आउटलेट टेम्परेचर, वो डिफरेंस. ओके, लेटेस्ट से हमने जो बात कर रहे थे 36.5 इनलेट था और आउटलेट था 32, तो ये हो गया 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन हम लोग जो हमने अगर नासिक का बात किया तो हम लोग कितना ऑप्टेन कर पाते थे? 9.5. 9.5. So this is going to be the percentage efficiency of the cooling tower for Nasik area. ठीक है, एक्चुअल कूलिंग ऑप्टेन दैट इज द एक्चुअल जो आपको रीडिंग मिल रहे हैं वो अपॉन थियोरेटिकल कूलिंग दैट कुड हैव बीन ऑप्टेन्ड. सो इन नासिक अगर हम लोग देखते हैं 26 डिग्री, और नॉर्मली वी टॉक दिस फॉर द समर ओनली, क्योंकि हमारे को हम समर की हमेशा बात इसके लिए करते हैं क्योंकि एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो भी हम लोग कैपेसिटी. सर आवाज नहीं आ रहा है. हॅलो, येतोय का आवाज आता? हो आता येतोय सर. हा, ब्लूटूथ ऑफ झालं होतं. तो वाटर कूलिंग टावर का एफिशिएंसी कैसा रहेगा? एक्चुअल कूलिंग ऑब्टेन्ड ऑन द अपॉन थ्योरेटिक कूलिंग दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड. So what is there are certain this thing definitions for the cooling tower. First is the range. What is the range? That is the difference between inlet and outlet of CT. Cooling tower को हम लोग CT भी बोलते हैं. What is wet bulb approach? अभी हमने एग्जांपल में देखा था हम लोग
26 डिग्री तक ठंडा कर सकते थे, लेकिन इसने कितना किया था, 32 डिग्री दिया था। तो दैट इज द डिफरेंस। पेन थोड़ा खराब हो गया। डिफरेंस ऑफ सिटी आउटलेट एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमारे एक केस में 32 डिग्री था, वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा 26 था, तो इसका अप्रोच कितना हो गया, 6 डिग्री का। वेट बल्ब अप्रोच इसको कहते हैं। सो दैट इज फॉर 6 डिग्री। तो व्हाट इज द लोड ऑन द कूलिंग टावर? कूलिंग टावर का लोड कैसा डिसाइड करेंगे? जैसे हमने कंडेंसर का लोड डिसाइड किया था, वैसा कूलिंग टावर का कैसा करेंगे? जो भी कंडेंसर का लोड रहेगा, पूरा पूरा का पूरा उतना लोड कूलिंग टावर पे रहेगा, बराबर है ना? अगर अगर 100 टन का आपका चिलर है, तो हमने बात किया था रफली आपको 120 टन का कूलिंग टावर लगता है, सॉरी कंडेंसर लगता है। तो सिमिलरली यू रिक्वायर 120 TR सिटी ऑल्सो। कूलिंग टावर भी आपको कंडेंसर के कैपेसिटी के जैसा ही लगेगा। हेलो, समझ में आ रहे हैं ना हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, अगर नहीं समझ रहे तो पूछो। तो दिस आर रेंज, वेट बल्ब टेम्परेचर, इफिशिएंसी हमने ऑलरेडी देख लिया था। व्हाट इज द इफिशिएंसी? एक्चुअल कूलिंग ऑब्टेन्ड अपॉन थ्योरेटिकल कूलिंग दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, ये सब इसके लिए जरूरी है क्योंकि आप डिफरेंट एरिया के लिए आपके पास डिफरेंट वेट बल्ब टेम्परेचर रहेंगे। सो यू हैव टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ वाटर which will be passed through the condenser. So it will be different for different kind of area. over the अगर हम लोग पूरा इंडिया की बात करेंगे तो अलग अलग एरिया में अलग अलग आपके वेट बल्ब टेम्परेचर रहेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू गो फॉर डिफरेंट वाटर फ्लो ओवर द कंडेंसर। तो इसमें टाइप्स क्या क्या रहेंगे, ये तो सिंपल है। नेचुरल कूलिंग टावर, नेचुरल कूलिंग टावर में क्या होता है, जैसे आपने देखा ये वुडन के प्लैंक है, लकड़ी के ऐसे पट्टी है, ऊपर से पानी गिरता है, ऐसे पानी गिरेगा, यहाँ से हवा आएगा, इसका हीट ट्रांसफर होगा और नीचे जाके पानी ठंडा होगा। ये सम्प है। अभी ये प्रोसेस को अगर हम लोग को फास्ट करना है तो हम लोग क्या कर पाते हैं इसको, वी कैन हैव अ मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अभी नेचुरल में क्या है, हो सकता है कभी हवा का झोंका कम है, ज्यादा है, तो जी जब भी ज्यादा होगा तभी आपका पानी ठंडा होगा, ज्यादा कम आएगा तो आपका पानी ठंडा नहीं होगा। लेकिन आपका जो कंप्रेसर चल रहा है उसको तो हमेशा कंडेंसर के लिए पानी चाहिए, तो वो केस में वी कैन नॉट रिलाई ऑन अ नेचुरल कूलिंग टावर। तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, पानी ऊपर से गिरेगा, यहाँ पे मैं ऐसा एक फैन लगाऊंगा जो हवा को निकाल देगा। तो यहाँ से हवा आएगी, ये पूरा बंद रखूंगा मैं, ये पूरा बंद रहेगा, यहाँ से हवा आएगी, जो भी ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी और हवा का हीट एक्सचेंज हो जाएगा और ये पूरी हवा यहाँ से निकल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड अ मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एनर्जी इनपुट कर रहे हैं। ये जो फैन के लिए जो भी एचपी लगेगा दैट विल बी एडिशनल ओवर द नेचुरल कूलिंग टावर। लेकिन इसमें एक बात आपको श्योर रहेगी कि आपका पानी हमेशा ठंडा होता रहेगा, बिकॉज आपका ये सीएफएम जो रहेगा फैन का, जो वेलोसिटी और सीएफएम रहेगा वो फिक्स रहेगा। उसको 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 नेचर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करना है। उसका जो भी आरपीएम रहेगा, 1800 आरपीएम है, 900 आरपीएम है, जो भी आप वो मोटर को दे रहे हो, वो हिसाब से वो पूरा हवा को खींच लेगा यहाँ से और यहाँ से बाहर फेंक देगा और उससे अपना पानी ठंडा हो जाएगा।
मैकेनिकल में पहला वाला है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और दूसरा वाला है फोर्स्ड ड्राफ्ट। अभी यही अरेंजमेंट को अगर मैं ऐसा कर लेता हूं, यहाँ पे अगर मैं फैन लगाता हूं और ऊपर हवा फेंकता हूं तो क्या होगा, देयर विल बी काउंटर फ्लो। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये हवा जो है ये साइड के यहाँ पे थोड़ा सा एरिया रहता है, ये पूरा बंद है पीवीसी से, और यहाँ ये जो एरिया है इसमें से हवा इंटर करेगा और ये ऊपर फैन रहेगा। अभी आजकल जो कूलिंग टावर आते हैं नॉर्मली दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। टॉप में फैन रहता है, यहाँ से हवा खींचेगा, ऊपर से पानी गिर रहा है, पानी और हवा का हीट एक्सचेंज हो जाएगा और ये हवा, दिस इज अ वेट एयर विच इज थ्रोन टू द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। और वही अगर मैंने ये फैन यहाँ से निकाल के, यहाँ पे पूरा खुला एरिया है, अगर मैंने ये फैन यहाँ पे लगा दिया, मान लो ये पूरा बंद किया, ये फैन यहाँ से लगा दिया तो ये पूरा हवा जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा और ये पूरा हवा बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। कुछ बहुत उसमें ये नहीं है, फोर्स ड्राफ्ट बोले तो बाजू से हवा डाल रहा है, इंड्यूस ड्राफ्ट बोले तो टॉप से हवा निकाल रहा है, नेचुरल बोले तो उसमें कोई फैन यूज नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल एयर टू कूल द वाटर। समझ में आ रहा है ये? तो अभी ये सब में इफिशिएंसी किसका ज्यादा अच्छा रहेगा या बेटर कूलिंग किस में होगा? एनी आइडिया? पानी ठंडा किस में ज्यादा अच्छा होगा? इंड्यूस ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में हाँ, इंड्यूस ड्रॉप में सबसे ज्यादा पानी ठंडा होगा और सबसे ज्यादा स्पीड से भी होगा, क्योंकि अपने को स्पीड भी जरूरी है ना। ओके, क्योंकि आपका अगर मान लो 100 टन का चिलर है, 100 टन के चिलर को अगर आपको पानी चाहिए तो इट विल बी अराउंड 1300 लीटर्स पर मिनट। इतना पानी आपको ठंडा होना है, तो उसके लिए आपने अगर इंड्यूस ड्राफ्ट कूलर यूज कर किया तो उसमें सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगेन व्हेन यू आर यूजिंग इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर, यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग फॉर द मोटर एचपी आल्सो, दैट हैज टू बी आल्सो टेकन इनटू द कंसीडरेशन। आपका जो भी फैन का एचपी रहेगा वो आपके एनर्जी बिल में ऐड हो जाए। ओके, तो हर एक टाइप के फायदे भी है और नुकसान भी है, तो आपको ये देख के चलना है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। नेचुरल यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको कोई एनर्जी देना नहीं है, लेकिन नेचुरल अगर यूज करोगे तो आपको कोई गारंटी नहीं कि आपको जितना पानी ठंडा चाहिए वो स्पीड से या वो टेम्परेचर से पानी ठंडा होगा। तो वी हैव टू गो फॉर मैकेनिकल कूलिंग टावर। उसमें भी अगर इंड्यूस्ड आप लेते हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपका जो हीट ट्रांसफर है उसमें ज्यादा हो जाएगा। ये अगर फोर्स ड्रॉप भी है इसमें भी अच्छा होगा, लेकिन ये पूरा हवा ऊपर जाने के लिए खींचना ज्यादा आसान है और यहाँ से पुश करना थोड़ा मुश्किल है। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट विल गिव यू द बेटर और द बेस्ट इफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो? नो सर। और इसमें हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कूलिंग टावर में, दैट इज द वाटर क्वालिटी। हमेशा आप जब भी चिलर का बात करते हो तो वाटर क्वालिटी इज द प्राइम इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर आपकी वाटर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपके कंडेंसर ट्यूब क्लीन रहेंगे, कंडेंसर ट्यूब क्लीन रहेंगे तो आपका जो मशीन को जो भी पावर लगता है इट विल बी लेस। जैसे भी वो स्केलिंग डिपॉजिट होगा वहां पे तो आपकी पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, एनर्जी बिल्स भी आपका बढ़ सकता है। तो वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वाटर क्वालिटी के लिए देयर आर सो मेनी नॉर्म्स रिटन ओवर देयर कि आपका उसका पीएच इतना चाहिए, ये उतना चाहिए। तो अपने को वो केमिकल कंपोजिशन या केमिकल या क्वालिटीज में जाना नहीं, आपको एक सीधा याद रखना है, जो जो पानी आदमी पी सकता है, नॉर्मल आदमी जो पानी पी सकता है वो पानी हम लोग
कूलिंग टावर के लिए या कंडेंसर के लिए यूज। ओके, तो फिर आप कभी ऐसा बोलोगे कि गांव में क्या होता है, नॉर्मली बोरवेल का भी पानी पीते हैं, तो बोरवेल का पानी आप यूज कर पाओगे, लेकिन यू हैव टू यूज सम सॉफ्टनर इन बिटवीन। वो सॉफ्टनर में से अगर बोरवेल का पानी डालोगे तो उसका पीएच और उसका अगर वो सही तरीके से कर पाएंगे, तो यू कैन स्टिल यूज दैट वाटर फॉर द कूलिंग टावर और अ कंडेंसर। तो वाटर क्वालिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। वाटर ऐसा उसमें मतलब कोई कचरा नहीं होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होना चाहिए, हार्डनेस सही रहना चाहिए। कोई पानी ऐसा रहता है जिसमें अल्गाई फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सब चीज जो है, वाटर की क्वालिटी जो है, ये आपके प्लांट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी। इसके लिए पानी जो भी है तो आपका अच्छा होना चाहिए। फिर उसमें बहुत सारे डिजॉल्व केमिकल्स भी रहते हैं पानी में। तो जब भी हम लोग बड़ा चिलर कभी लगाते हैं, तो ऑलवेज वी गिव द कस्टमर व्हाट इज आवर वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अपने कोट में वो रहता है कि आपका पीएच उतना होना चाहिए, आपकी एसिडिटी लेवल उतनी होनी चाहिए, पीएच वैल्यू उतनी होनी चाहिए। ऐसा अलग अलग टाइप के हम लोग वो कस्टमर को देते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया जो रहता है। क्योंकि बड़ा चिलर जब भी हम लोग लगाते हैं, 500 लीटर 500 टन का चिलर लगाते हैं, अगर वो चिलर चोक हो गया है तो 500 टन का 5% भी उसने अगर ज्यादा एनर्जी लिया है, तो आप सोचो कितना हो जाएगा एनर्जी। 5% ऑफ 500 कितना हो जाएगा? एनी आइडिया? 5% ऑफ 500 कितना होता है? 25। 25। और ये 25 यूनिट्स पर आवर आपको कंज्यूम करना है, मोर हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग बड़ा चिलर जब भी लगाते हैं, तो ये हम लोग को वाटर क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा, इसमें एक ब्लीड ऑफ करके एक कंसेप्ट रहता है। ब्लीड ऑफ क्या रहता है? अगर कूलिंग टावर का कोई भी आपको मेंटेनेंस करना है, आपको कस्टमर को बताना है, तो सबसे सिंपल मेंटेनेंस ये इसका है, हफ्ते में एक बार ये टैंक को आपको खाली करना है, नया पानी भरना है टैंक में। क्योंकि जब भी आपका पानी इवापोरेटर होता है, तो उसमें जो डिजॉल्व ये रहते हैं, उसमें सॉल्ट रहते हैं, वो पानी में उतर आते हैं। तो अगर हफ्ते में एक बार अगर पानी आप बदल दोगे कूलिंग टावर का, तो आपके जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो ड्रेन हो जाएंगे और नया पानी आएगा, तो आपको अगले हफ्ते में यूज करने के लिए अच्छा है। क्योंकि वो डिजॉल्व सॉल्ट आपको दिखेंगे नहीं, आपको पानी में यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट आउट कि इसमें सॉल्ट है करके। अगर आप वो लैब में टेस्ट करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसके लिए सबसे सिंपल मेथड है कूलिंग टावर को मेंटेन करने का, हफ्ते में एक बार वो जो बेसिन था उसको ड्रेन करने का, नया पानी भरने का। ठीक है, तो ये था आपका कूलिंग टावर के बारे में। कोई और डाउट है आपको तो पूछिए। सर एक विचारायचं होतं. कापसे बोलतोय. हा बोला. एक केसमध्ये असं झालं होतं की कंपनी बंद होती आणि आधी चालू होतं म्हणजे, पण तर चालू करायच्या वेळेस 4-5 वर्षांनी कंडेन्सर लीक झालेला होता. त्याच्या काही ट्यूब्स 10 ट्यूब वरच्या साईडचे. हा, त्याचं कशामुळे झालं असेल? हा, तेच सांगतो मी तुम्हाला. जसं आपण मगाशी पाहिलं की त्या पाण्यामध्ये ना डिझॉल्व सॉल्ट असतात, आणि जर ते पाणी थांबलं ना, कोणतंही पाणी थांबलं तर ते जास्त धोकादायक असतं. तर त्या सॉल्ट कॉपर ट्यूबला अटॅक करू शकतात थांबलेल्या पाण्यामध्ये. कूलिंग टावरचं जे पाणी ऍक्च्युअली त्यांनी जर प्लांट बंद करायचं ना, तर पूर्ण टँक एम्प्टी करायला पाहिजे. कंडेन्सर, इव्हॅपोरेटर पूर्ण पाणी त्यांनी ड्रेन ऑफ करायला पाहिजे होतं त्यावेळेला. तर ते जे काही डिझॉल्व सॉल्ट असतील त्या पाण्यामध्ये राहिलेले, आणि जर ते पाणी कूलिंग कंडेन्सरच्या ट्यूबला जर टच होत असेल, तर त्या अटॅक झाल्यामुळे ती ट्यूब लीक होऊ शकते असं. कारण आपण काय केमिकल हे नाहीये, त्यामुळे आपण काय दरवेळेला आपण काय तेवढं टेस्ट करत नाही. टेस्ट तर करायला पाहिजे, पण आपण तेवढं टेस्ट करत नाही. पाणी जे असेल कूलिंग टॉवरचं, हे पण 6 महिन्यातून एकदा तरी तुम्ही टेस्ट करणं अपेक्षित आहे. अँड देअर आर सम ऍडिटिव्ह आर अवेलेबल. हे जे काही अल्जाय फॉर्मेशन होतं वगैरे, तर त्यासाठी काही ऍडिटिव्ह असतात. मोठ्या ज्या कंपनीज असतात जिथे प्रोसेस चिलर्स आहेत, त्या ठिकाणी ठराविक ऍडिशन केलं जातं. दर दिवशी म्हणा किंवा आठवड्यातून एकदा
काहीतरी अँटी स्केल किंवा अँटी हे असतं ते टाकले. ते आर वॉटर जर वापरत असतील तर त्याच्याने किती म्हणजे काय होऊ शकतं का? खूप प्रॉब्लेम होऊ शकतो. खूप प्रॉब्लेम होऊ शकतो हार्ड वॉटरने. कारण मग तुमच्या हार्ड वॉटर मध्ये स्केल फॉर्मेशन होईल आणि मग हे होणार नाही, हीट ट्रान्सफर होणार नाही, पॉवर पण जास्त लागेल तुम्हाला आणि तुमची सिस्टीम पण बिघडून जाईल. कारण सिस्टीमला रिक्वायर्ड त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुलिंग मिळणार नाही. जे काही कंडेन्सेशन व्हायला पाहिजे ते प्रॉपर होणार नाही. तुमचा HP वाढून जाईल. नंतर स्केल फॉर्मेशनमुळे ट्यूब खराब होऊ शकते, ट्यूब पंक्चर होऊ शकते आणि ट्यूब पंक्चर झाली एकदा जर पाणी सिस्टीम मध्ये घुसलं तर ते खूप अवघड आहे काढायला. ठीक आहे. थँक्यू सर. ओके. एक अर्धा मिनिटं मी जरा हे ऑफ करतो. माझं एक माझ्याकडे गेस्ट आहे. एक अर्धा एक पप्पा ना ते ह्याचं पण आलं का? हे बघ. आता काय माहिती? हॅलो. हॅलो. आवाज येतो ना? Yes, sir. Sir, this was all about the cooling tower. If you have got any other doubt, you can always ask. आहे का काही डाऊट्स? No, sir. हो सर. तर आतापर्यंत आपण काय पाहिलेलं आहे? वी हॅव सीन कॉम्प्रेसर, कंडेन्सर, एक्सपान्शन डिव्हाइस, इव्हॉपरेटर्स अँड कुलिंग टॉवर्स. या 5 गोष्टी आपण शिकलेलो आहोत. सो नाऊ वी विल मूव्ह टू द कंट्रोल्स.
what are all controls used in a refrigeration system that we are going to see now. What is the meaning of control? हेलो, कंट्रोल का मतलब क्या है? हेलो, Control means temperature control, or we can control the refrigerant flow. जो भी आपकी मतलब इन जनरल जो भी आपकी प्रोसेस है वो आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर में चलनी चाहिए. So this control will ensure that whatever your parameters are set, it may be temperature, it may be pressure, it may be anything. जो भी आपके जो पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर में वो चलना चाहिए. So this control will take care of that those parameters and it will not allow you to go below or above the set point of that process. जो भी आपकी प्रोसेस है उसके नीचे या ऊपर आपको जाने देगा नहीं. Okay. So we can have controls classified as one is the electrical, second is the pneumatical, and third is electronic. Fourth can be mixture of above. Okay, so we can have electrical control, pneumatic control, electronic control, or the mixture of above three, which are used for controlling the parameters of any process. Okay, so आवाज किसका आ रहा है? थोड़ा बोल दीजिए. Again, you can have operating controls. This is just a classification. हम लोग उसको बात करेंगे. ऑपरेटिंग कंट्रोल्स में क्या होगा? पहला रहेगा सेफ्टी कंट्रोल, सेकंड रहेगा आपका सिस्टम कंट्रोल, and C will be control for optimization of performance. This is general classification we are doing. Okay. तो to start with जो भी सेफ्टी कंट्रोल हम लोग क्या है वो देखेंगे. ये कंट्रोल में we can have these types of control. सेफ्टी में भी अपने को इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मिल सकता है, न्यूमेटिक कंट्रोल मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मिल सकता है, और द मिक्सचर ऑफ ये हो सकता है. तो हम लोग वन बाय वन कंट्रोल को जो भी हम लोग कंट्रोल यूज करने वाले हैं वो उसके बारे में मालूम करते हैं. अभी अगेन हमारे सिस्टम की तरफ आते हैं. ये हमारी सिस्टम थी स्टैंडर्ड जो हमने स्टडी की थी. ये आपका कंप्रेसर है. ये सिस्टम आपको हमेशा याद रखनी है. ये कंडेंसर है, हेलो, Yes. तो अब ये जो भी सिस्टम चल रहा है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, हम लोग को कंट्रोल क्यों लगाना है, तो इसमें हो क्या सकता है और उसको अवॉइड कर कैसा हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल लगाना है. तो अभी क्या क्या हो सकता है? एनीबडी? हम लोग ने ये पूरे सिस्टम के प्रेशर चेक किए थे, बराबर है ना? सो यू नीड अ प्रेशर कंट्रोल और अ कंट्रोल विच कैन कंट्रोल योर प्रेशर, बराबर है ना? जो भी हमारे प्रेशर्स थे वो अगर सही नहीं चलेंगे तो अपनी सिस्टम चलेगी नहीं. तो इसके लिए प्रेशर के रिलेटेड में अपने को कुछ कंट्रोल लगाना पड़ेगा इसमें. हेलो, Yes, sir. हाँ,
तो अभी प्रेशर के लिए हम लोग क्या कंट्रोल लगा पाएंगे? कौन सा प्रेशर हम लोग को कंट्रोल करना है? प्रेशर गेज। प्रेशर गेज पे हम लोग रीड कर पाएंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल. Pressure gauge is a device which can read your pressure. It cannot control your pressure. आप समझ रहे हो इस बात को? यस सर। हाँ हाँ. तो हम लोग को क्या कंट्रोल करना है? हम लोग को जो इवापोरेटर का प्रेशर है, मतलब लो प्रेशर कंट्रोल करना है एज वेल एज हाई प्रेशर कंट्रोल करना है. बराबर है? राइट सर। एक सर्टेन प्रेशर के नीचे इसका प्रेशर नहीं जाना चाहिए और एक सर्टेन प्रेशर के ऊपर इसका भी प्रेशर नहीं जाना चाहिए. तो इसके लिए अपने को प्रेशर के लिए लो साइड में लो प्रेशर कंट्रोल चाहिए, हाई साइड में एचपी कंट्रोल चाहिए, हाई प्रेशर कंट्रोल चाहिए. सेकंड, और क्या चाहिए इसमें? ये सिस्टम में और क्या हो सकता है? टेम्परेचर के लिए कंट्रोल चाहिए. अगर ये मेरी सिस्टम चल रही है, यहाँ पे हमने इवापोरेटर फैन लगाया, ये कंडेंसर फैन है मान लो, तो क्या होगा? जब तक सिस्टम चल रही है तब तक आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता है. तो आपको कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे उसको लाके ये मशीन को बंद करना पड़ेगा. बराबर ना? मशीन को कैसे समझेगा कितना टेम्परेचर देना है? तो व्हाट यू रिक्वायर्ड इज द टेम्परेचर कंट्रोल एंड दैट इज डन बाय द थर्मोस्टेट. और क्या हो सकता है इसमें? और क्या हो सकता है इसमें? सिस्टम चल रही है, इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? यू कैन हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स. सो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स आपको चाहिए. अभी इलेक्ट्रिक में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? व्हाट कैन बी प्रॉब्लम so far as electrical is concerned? वोल्टेज लो हो सकता है. बराबर है? यस सर। वोल्टेज लो हो सकता है, वोल्टेज हाई हो सकता है. एब्रप्टली बंद हो सकता है. हाँ, यू कैन हैव a low voltage, high voltage, single phasing, overload. ओवरलोड हो सकता है, अंडरलोड हो सकता है. बराबर है ना? ये जो इनपुट का वोल्टेज है उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपने जो इक्विपमेंट को आप चला रहे हो, अगर पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर वोल्टेज हो गया तो आपकी ये मोटर्स चलेंगी नहीं. तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गया तो आपको वो मशीन को बंद करना चाहिए. रेफ्रिजरेशन में है, ध्यान में रखो कि कंप्रेसर जो है वो सबसे महंगा चीज है. कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इट इज कैरिंग अबाउट 40% to 55% ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल कॉस्ट. वो जो आपका इक्विपमेंट है उसमें से करीबन 40% से 55% तक उसकी कॉस्ट रहती है. तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर हो रहा है तो आपने को सबसे पहला क्या करना है? तो कंप्रेसर को बंद करना है. अगर लो वोल्टेज हो रहा है तो भी अपने को कंप्रेसर को पहला बंद करना है, क्योंकि लो वोल्टेज पे अगर कंप्रेसर चलने की कोशिश करेगा तो इसकी मोटर बर्नआउट हो जाएगी या काम करना छोड़ देगी, और कंप्रेसर रिपेयर करना ये बहुत मुश्किल का काम है. सो पुटिंग लो वोल्टेज कंट्रोल इज वेरी इजी, क्योंकि कंप्रेसर की कॉस्ट है 1 लाख रुपया. पुटिंग लो वोल्टेज इज कॉस्टिंग यू हार्डली 500 रुपीज और 1000 रुपीज. तो कभी भी आपकी कंट्रोल की कॉस्ट वो इक्विपमेंट के कॉस्ट से बहुत कम है. लेकिन आप अगर लगाओगे तो इक्विपमेंट को सेव कर पाओगे, नहीं लगाओगे तो इसको प्रॉपर अर्थिंग भी चाहिए, अर्थ प्रोटेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिकल में. सिंगल फेजिंग करके एक कंसेप्ट है 3 फेज में. कभी हम लोग जब भी आगे जाएंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे, जब भी वो अपने को मालूम पड़ेगा. 3 फेज जो आ रहे हैं तो हो सकता है बिकॉज एमएससीबी के इनपुट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो 3 फेज में से 1 फेज गायब हो जाता है, और अपना चालू इक्विपमेंट 3 फेज पे चल रहा था, अभी वो 2 फेज पे है, तो 2 फेज पे इक्विपमेंट नहीं चल पाएगा, और देयर आर चांसेस दैट इट विल गो एंड बर्न आउट द मोटर.
तो अगर जैसे ही वो 3 फेज में से 1 फेज गायब हो गया, तो जो एसपीपी कंट्रोल रहेगा वो क्या करेगा, अपने मोटर को पूरा बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा, अपना इक्विपमेंट सेव हो पाएगा। फिर उसको रीसेट बटन रहेगा, अगर फिर से ओके हो रहा है, समझो तीनों फेज मिल रहे, तो यू कैन रीस्टार्ट द इक्विपमेंट। अदरवाइज जब तक वो तीनों फेज आते नहीं, तब तक आपका इक्विपमेंट बंद रहेगा एंड इट विल बी सेफ गार्डेड। उसको हम लोग सेव कर पाएंगे। ओके, तो लाइक दैट, अगर आपका करंट ज्यादा हो रहा है, कोई कोई कारण, अभी अभी हम लोग ये फैन दिखा है, ये फैन का ब्लेड टूट गया या फैन का ब्लेड कहाँ पे अटक गया, तो क्या होगा, आपका करंट जो है मशीन का, वो पर्टिकुलर लेवल से आगे बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ गया और अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो वो मशीन खराब हो सकती है, मोटर खराब हो सकती है। इसके लिए ओवर करंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी कंट्रोल करना है, ओवरलोड कंट्रोल करना है। सिमिलरली सिमिलरली आपको अंडरलोड को भी कंट्रोल करना है। अगर ये सिस्टम, अगर ये कंप्रेसर है मेरा 10 टन का कंप्रेसर है, इफ इट इज एम्पियर, मालूम पड़ा कि इसमें से गैस निकल गया, तो उसका नो लोड एम्पियर रहेगा, वो हार्डली 4 एम्पियर रहेगा। तो 4 एम्पियर भी ये कंप्रेसर चलना नहीं है। तो मतलब मेरा अंडरलोड में जब भी कंप्रेसर चलेगा, तो भी मेरा कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि वो कंप्रेसर को बंद करके रखेगा। तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स वी आर यूजिंग। ओके, कैसा यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। और क्या लग सकता है और क्या लगता है आपको इसमें, और क्या कंट्रोल होना चाहिए? वाटर फ्लो के लिए कंट्रोल होना चाहिए, बराबर है। जो भी हमारे पंप Yes, sir. रहेगा, कूलिंग टावर रहेगा, हमारा कंडेंसर का वाटर पंप रहेगा, जो वाटर कूल कंडेंसर में पानी फ्लो करेगा, तो वाटर फ्लो के लिए भी अपने पास कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लो किसी कारणवश पंप का इंपीलर टूट गया, तो पानी आएगा नहीं पंप से, पानी आएगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे मशीन जाके आपका एचपी पे ट्रिप मारेगा। ओके, जो भी प्रेशर में हम लोग लगाया हुआ है, पानी नहीं आएगा इसमें या हवा नहीं आएगी, तो क्या होगा, आपका मशीन एचपी पे जाके ट्रिप करेगा। अभी क्या है, नॉर्मली हम लोग ये जो सब जो भी कंट्रोल लगाते हैं, ये कंट्रोल को कभी भी अपने को बाईपास नहीं करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, बिकॉज दिस कंट्रोल्स अगर आपने बाईपास कर दिया, तो कंट्रोल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अभी जैसे कि हमने देखा कि एचपी को हमने बाईपास कर दिया ये कंट्रोल को, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने के बावजूद ये मशीन बंद नहीं होगा। और अगर सर्टेन लेवल के ऊपर इसका प्रेशर निकल गया कंडेंसर का, तो क्या होगा, आपका जो नेट रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये एचपी पे ट्रिप नहीं होगा, तो देयर आर चांसेस दैट ये आपका कंडेंसर बर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ते बढ़ते जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे इसका बर्स्टिंग पॉइंट आ जाएगा और वो बर्स्ट हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हमने देखा प्रेशर कंट्रोल रिक्वायर्ड है इस सिस्टम में, टेम्परेचर कंट्रोल रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड है, और वाटर फ्लो के लिए कंट्रोल। और क्या होना चाहिए, और क्या चाहिए आपको, और क्या कंट्रोल चाहिए ऐसा आपको लगता है? हेलो, और क्या कंट्रोल, और ये, हाँ, एक्सपेंशन वाल्व। स्पीड कंट्रोल होना चाहिए, स्पीड कंट्रोल। क्योंकि क्या है, आपने देखा जैसे कि पुणे नासिक में फैन के जो स्पीड है उसमें कंट्रोल होना चाहिए, स्पीड के लिए कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि क्या है, रात के टाइम पे आप देखोगे, अगर दिन में मान लो आप दोपहर को 2 बजे अपना पीक लोड रहते हैं, 2 बजे 3 बजे पीक लोड रहते हैं, वहां पे अगर मैं मान लो 1000 सीएफएम पर टन डाल रहा हूँ कंडेंसर के ऊपर, तो रात के टाइम पे जब भी एम्बिएंट लो जाता है, जैसे नासिक पुणे एरिया में है, अभी हमारा दिन में अगर मान लो नासिक में फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो रात के टाइम पे वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, रात को मतलब 12 बजे से सवेरे 5-6 बजे तक। तो वो टाइम पे अगर आपको मशीन चल रहा है, तो क्या होगा, अगर वही स्पीड में अगर आपका फैन चल रहा है, तो आपका ओवर कूलिंग हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उसको उतनी जरूरत नहीं, 20 डिग्री की हवा अगर है, अगर हम लोग डाल रहे हैं, तो अगर हमने वो फैंस का स्पीड कम कर दिया, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अपना जो भी मोटर्स हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। और क्या कंट्रोल होना चाहिए सिस्टम में, और क्या लगता है आपको?
और किस टाइप का कंट्रोल होना चाहिए? और किस टाइप का कंट्रोल होना चाहिए इसमें? हेलो, अरे बोलिए, गलत जवाब दीजिए लेकिन बोलिए। देयर शुड बी कंट्रोल फॉर द फायर प्रिवेंशन। फायर के लिए कोई कंट्रोल होना चाहिए आपको, बराबर है कि नहीं? नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप देखोगे एयर कंडीशन बिल्डिंग में जो आग लगती है, आग किसी अन्य कारण से लगती है, लेकिन ब्लेम किया जाता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, क्योंकि ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम चल रही है, आपका एचयू का ब्लोअर चल रहा है, और आग को कैसे है, जितना आप ज्यादा ऑक्सीजन दोगे उतनी आग ज्यादा फैलती है। तो होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल, कोई आपका वायरिंग का ये है, वहां पे स्पार्क होता है, और अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम चालू है, उसका ब्लोअर चालू है, तो वो क्या है, ब्लोअर चालू है मतलब उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो उसके वो लिए वो आग स्प्रेड हो जाती है। तो अगर आपने पेपर में बहुत बार देखा कि एयर कंडीशनिंग के कारण वो आग फैल गई और उसके कारण बहुत बड़ा विध्वंस हुआ, ऐसा हम लोग नॉर्मली पेपर में पढ़ते हैं। तो इसके लिए अगर अगर कहाँ पे अगर आग लगती है, तो हमारे पास अगर फायर कंट्रोल है सिस्टम में, तो वी कैन कंट्रोल दैट फायर, या अपनी मशीन को हम लोग सेफ गार्ड कर पाएंगे। अपनी मशीन बंद हो जाएगी तो हवा भी बंद हो गई, तो आग जो है फैलेगी नहीं पूरे बिल्डिंग में। तो वी रिक्वायर्ड अ फायर कंट्रोल। और उसमें क्या कंट्रोल चाहिए अपने को? और कोई कंट्रोल चाहिए? हेलो, सर अभी नया जो आया वो एयर कंट्रोल अपना वीएवी बॉक्स। अभी इसमें अपना ऑन ऑफ कंट्रोल भी रहता है। ऑन ऑफ कंट्रोल इसके लिए चाहिए, अभी हमारे जो भी, जब हम लोग अभी के डिजिटल एरा में है, बराबर है, तो हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि भैया तू दिन में सवेरे 8 बजे, अगर 9 बजे आपका ऑफिस चालू होता है तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम 8 बजे चालू होगा, और अगर आपका ऑफिस 5:30 बजे बंद होता है तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम 5 बजे बंद होगा या 6 बजे बंद होगा, जैसा भी आप चाहो। तो ये ऑन ऑफ का भी जो कंट्रोल है, इट कैन बी मैनेज्ड थ्रू माइक्रो प्रोसेसर, उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। या अगर आपके मोबाइल में वो कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप आपके मोबाइल से वो पर्टिकुलर चिलर को या इक्विपमेंट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ओके, सो आपको ऑपरेटर को मशीन के पास जाने की जरूरत शायद नहीं है। अगर आपने ऑटोमेटिक कंट्रोल्स में अगर सब कर दिया है, तो आपके ऑपरेटर को मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप रिमोट एरिया से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते थे ना शुरू में, जब ये मार्केट में आया, तो वो जो बीएमएस सिस्टम वाले वो ऐसा बोलते थे, आप अमेरिका में रहते हुए भारत में जो मशीन चल रहा है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। सो इट इज नथिंग बट डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, उसका ही वो रूप है। तो आप यहाँ पे बैठ के, बंबई में बैठ के दिल्ली का मशीन ऑन ऑफ कर सकते हो, या न्यूयॉर्क में कोई आपका चिलर लगा है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके सब पैरामीटर आप देख सकते हो आपके लैपटॉप पे। ओके, एंड यू कैन मेक इट आउट कि भैया वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर नहीं ठीक चल रहा है तो उसको जो भी प्रिवेंटिव, जो भी एक्शन लेना है, अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, दैट आल्सो यू कैन डू इट। तो कितना टाइम हो गया अभी? आर वी कंक्लूडिंग टुडे? कितना हो गया टाइम? 11:15. 11:15. तर आज आज आपण इथे थांबूया. पुढच्या वेळेला ह्या सगळ्या कंट्रोल्सवर आपण स्टडी करूया. तोपर्यंत अक्षय अक्षय तू चिलिंग प्लांट पाहिलाय का? व्हिजिट केलाय का कधी? नाही, चिलिंग प्लांट तर नाही पाहिलं. हा, पण जर पॉसिबल असेल तर जरा पाहून घ्या. अक्षय आणि
गोरे दोघांनी तुम्ही पाहून घ्या चिलिंग प्लांट मध्ये, म्हणजे काय होईल तुम्हाला समजायला सोपं पडेल. दॅट इज हो. माय आयडिया. येस सर. व्हॉट इज वॉटर कूलिंग टॉवर, व्हॉट इज कॉम्प्रेसर, व्हॉट इज इव्हॅपोरेटर, थोडंसं जर तुम्ही जर पाहाल ना तर तुम्हाला समजण्यास सोपं जाईल. नाही तर काय होईल ते नुसतं बुक मध्ये राहील, तुम्हाला त्याचं फंक्शनिंग कळणार नाही. जर पॉसिबल असेल तर तू सुद्धा तुझ्या डॅडिंग बरोबर जाऊ शकतो एखाद्या प्लांट व्हिजिटला, हो. किंवा तुमचे जे काही कस्टमर आहेत तिथे एखादा रिक्वेस्ट देऊन यू कॅन व्हिजिट सिटी सेंटरला व्हिजिट करू शकता. तिथे तुमचं काम झालेलं आहे ऑलरेडी. ओके, हो. यू कॅन गो अँड व्हिजिट ओव्हर देअर. जस्ट जाऊन फक्त ऑब्झर्व कर, तुला तिथे काही करायचं नाही, जस्ट माहिती करायचं कुलिंग टॉवर कसं चालतंय, कुठून पाणी येतंय. तिथे स्क्रू चिलर्स आहेत. आता लेटेस्ट त्यांनी एक डायकिनचा चिलर टाकलेला आहे, तर दॅट ऑल्सो यू कॅन सी व्हॉट इज अ स्क्रू कॉम्प्रेसर. ओके, असं म्हणजे थोडं पाहू शकता तुम्ही. तू सुद्धा गोरे बरं का, तुझ्या डॅडींच्या फॅक्टरीमध्ये जा, तिथे सुद्धा स्क्रू चिलर आहेत, स्टॉल चिलर आहेत, एअर हँडलिंग युनिट्स आहेत. ही सगळी सिस्टीम पाहिली तर तुम्हाला अभ्यास करायला सोपी राहील. असं नुसतं मी सांगून मग तुम्हाला ते कळणारच नाही की काय कुलिंग टॉवर आहे वगैरे. जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या डोळ्याने पाहाल तर तेव्हा तुम्हाला समजायला मदत होऊन जाईल. तर ठीक आहे, Yes, sir. आज आपण इथे थांबूया. काही प्रश्न असेल तर पुढच्या 5 मिनिटात विचारा, किंवा मग त्यानंतर 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन नंतर दिडमेशे सरांचं लेक्चर होईल. कंट्रोल्स बद्दल आपण पुढच्या याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत की काय काय कुठे कुठे कंट्रोल्स आपण लावणार आहोत या सिस्टीम मध्ये, कशा टाईपचे असणार आहे, मग ते कंट्रोल्स काय प्रिन्सिपल वर चालणार हे पण आपल्याला पाहायला लागेल ना. नुसता कंट्रोल लावून उपयोग नाही, हाऊ इट विल वर्क, कोणत्या प्रिन्सिपल वर ते काम करेल हे पण आपल्याला पाहावं लागेल. तर ते आपण पाहूया. तर आजच्या सिलेबस आज जे काही शिकवलं त्याबद्दल काही डाऊट्स असतील तर विचारा मला. यू कॅन ऑलवेज आस्क. कापसे, तुम्हाला काय प्रश्न? हॅलो. सुबोध. नो सर, थँक्यू. हा, नो का, बरं ठीक आहे. सुबोध सर आहेत का? हा, थांबूया का आपण मग? हा? ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे सुबोध सर, मग. हा, थोडस प्रॉब्लेम आहे, मी बाहेर चाललोय जरा, म्हणून मी लिहू होते नंतर. ठीक आहे, ठीक आहे, थँक्यू सर. ठीक आहे, काय हरकत. हो हो, ठीक आहे. चला पुढच्या संडेला भेटू आपण मग. ठीक आहे. ओके ओके, बाय. थँक्यू सर.